हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में महत्वपूर्ण जो कवि या लेखक आपके सिलेबस में लगे हुए हैं उन पर चर्चा कर रहे हैं और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि के आधार पर यूजीसी नेट की परीक्षा में पूछे जाने वाले विशेष सवालों पर भी हम ध्यान रख रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। और अगर जो भी विद्यार्थी कम समय में यूजीसी नेट हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं तो वो मैराथन वाली प्लेलिस्ट जरूर जाकर देखें, अपने लिए पढ़ें। आपको लगेगा कि आपने अपना कीमती समय दिया है, तो यहाँ से बहुत कुछ आपको मिल रहा है। तो हम चलते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला क्या थे और परीक्षाओं में खासतौर से यूजीसी नेट की परीक्षा में किस तरीके से सवाल पूछे गए हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल को आधार बनाते हुए निराला के संदर्भ में। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चंस को यूजीसी नेट की परीक्षाओं से छांट कर रखा है, जिससे कि हम पहले ठीक वैसे ही कुछ प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो पहले वो रोगी का लक्षण पूरा देखता है, इसके बाद वो दवा लिखता है। तो हम भी पहले आपको क्वेश्चन दिखा रहे हैं, इसके बाद हम जब थ्योरी पर बात करेंगे तो और आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इन कथनों को संबद्ध कवियों से सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। तो आप देख रहे हैं कि महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से रिलेटेड यहाँ पर कथन दिए गए। अब ये सारे कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ पर आधारित है। पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन ए, अज्ञात प्रिय की ओर इशारा करने के अतिरिक्त इन्होंने जगत के अनेक प्रस्तुत रूपों और व्यापारों को भी अपनी सरल भावनाओं के रंग में देखा है। बी, इस वेदना को लेकर इन्होंने हृदय की ऐसी अनुभूतियां सामने रखी हैं जो लोकोत्तर है। कवि की रहस्य दृष्टि प्रकृति की आत्मा जगत के रूपों और व्यापारों में व्यक्त होने वाली आत्मा की ओर जाती है। इनकी रहस्यवादी रचनाओं को देखकर चाहे तो यह कहें कि इनकी मधु वर्षा के मानस प्रकार के लिए रहस्यवाद का पर्दा मिल गया। तो ये चारों कथन, चारों जो भी छायावादी कवि रहे हैं, कवित्री रही हैं, उनको ध्यान में रखकर कहे गए हैं। अब जब हम किताब को पढ़ेंगे तभी सही से पकड़ पाएंगे कि किसके संदर्भ में बात कही गई है। हमने महादेवी वर्मा पर विचार कर लिया था, आप लोगों ने देख लिया होगा कि उनकी वेदना के बारे में बातचीत करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा था, इस वेदना को लेकर इन्होंने हृदय की ऐसी अनुभूतियां सामने रखी हैं जो लोकोत्तर है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का इसमें कथन कौन सा हो सकता है, उनके संदर्भ में कौन सा कथन हो सकता है। तो ऑप्शन ए है। अब हम इसको थियोरेटिकल दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करेंगे। इस कथन को आप जरूर अपने ध्यान में रखिए, ठीक है। आगे एक दो क्वेश्चन और हैं, उन पर बात कर लेते हैं कि कैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल को ध्यान में रखते हुए प्रश्न बनते हैं। यहाँ पर देखिए कथन दिया गया है, निराला जी पर बंग भाषा की काव्य शैली का प्रभाव है। समास में गुम्फित पद वल्लरी क्रियापद के लोप आदि में स्पष्ट झलकता है। लाक्षणिक वैलक्षण्य लाने की प्रवृत्ति इनमें उतनी नहीं पाई जाती जितनी प्रसाद और पंत में। उपयुक्त कथन किसका है? तो कथन तो ये रामचंद्र शुक्ल का है, आप आंख बंद कर भी बता सकते हैं। और कई बार शुक्ल जी का नाम ऑप्शन में रहता है तो विद्यार्थी रिस्क लेने की कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन हम देखेंगे कि ये कोटेशन कहाँ से उठाया गया है, आज इसी का हम चीरफाड़ करेंगे यहाँ पर। अगला प्रश्न सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में देखिए क्या सवाल पूछा गया। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में रामचंद्र शुक्ल की क्या स्थापनाएं हैं? निराला जी में बहु वस्तु स्पर्शनी प्रतिभा है। प्रसाद और पंत की तरह निराला में लाक्षणिक वैलक्षण की प्रवृत्ति है। निराला जी को सामाजिक बंधन पसंद थे। निराला जी पर बंग भाषा की काव्य शैली का प्रभाव है। तो आप देख रहे हैं कि पहला जो ऑप्शन है वो तो एकदम 100% सही है और बाकी जितने भी ऑप्शन आपको दिख रहे हैं बी और सी दोनों गलत हैं। ए और डी, इसका सही जवाब होगा ए और डी। लेकिन हमें यहाँ जवाब से ही केवल मतलब नहीं है, बल्कि हम देखेंगे कि प्रश्न कैसे उठते हैं, कहाँ से बन रहे हैं। क्योंकि जब आप खुद सेल्फ स्टडी करेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, तो उसको कैसे पढ़ना है। कैसे मैं फटाफट बता दिया कि बी और सी गलत हैं और ए और डी सही हैं, कैसे बता दिया? क्योंकि हमने इतिहास
का अध्ययन किया, इस क्वेश्चंस को वहां पर देखा, और जैसे ही हम पूरा वीडियो लेक्चर खत्म करेंगे तो आप लोग खुद इस तरीके के प्रश्नों को बहुत ही आसानी से हल कर पाएंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं टेक्निकल क्वेश्चंस को लेकर ही आता हूं, क्योंकि रचनाओं और प्रकाशन वर्ष को आप अपने से अच्छे से याद कर सकते हैं, उस पर भी बहुत सारे वीडियो लेक्चर हैं, लेकिन जो तकनीकी तौर पर आपको ध्यान में रखना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद है कि ये तीनों प्रश्न आप अपने दिमाग में रख लिए होंगे। ठीक है, तीनों प्रश्नों को अपने दिमाग में रख लीजिए। अब हम चलते हैं, बात करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला क्या रहे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि पहले कहा जा चुका है कि छायावाद ने पहले बंगला की देखा देखी अंग्रेजी ढंग की प्रगीत पद्धति का अनुसरण किया। तो यहाँ पर यह भी कोटेशन काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि छायावाद ने पहले बंगला की देखा देखी अंग्रेजी ढंग की प्रगीत पद्धति का अनुसरण किया है। इस कोटेशन को बिल्कुल ध्यान में रखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, और यहाँ पर दो तीन चीजें पता चल रही हैं कि छायावाद का बांग्ला से क्या रिलेशन है, और अंग्रेजी ढंग का जो प्रगीत का अनुसरण किया गया वो कहाँ से छायावाद ने लिया है, तो बांग्ला से लिया है, और प्रगीत पद्धति खास विशेषता रही है छायावाद की। तो ये भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट फैक्ट था। आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि प्रगीत पद्धति में नाद सौंदर्य की ओर अधिक ध्यान रहने से संगीत तत्व का अधिक समावेश दिखाई देता है, यह समावेश देखा जाता है। परिणाम यह होता है कि समन्वित अर्थ की ओर झुकाव कम हो जाता है। हमारे यहाँ संगीत राग रागनियों में बदकर चलता आया है, पर यूरोप में उस्ताद लोग तरह तरह की स्वर लिपियों की अपनी नई नई योजनाओं का कौशल दिखाते हैं। जैसे और सब बातों की, वैसे ही संगीत के अंग्रेजी ढंग की नकल पहले बंगाल में शुरू हुई। तो ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि किन किन चीजों की शुरुआत बंगाल में हुई। आप देख रहे हैं कि संगीत की भी बात कही जा रही है कि बंगाल में शुरू हुई, और अंग्रेजी ढंग की नकल यानी कि यूरोप की नकल की गई बंगाल, फिर बंगाल से फिर हिंदी साहित्य में आने लगा। आगे कोरिलेट करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि इस नए ढंग की ओर निराला जी सबसे अधिक आकर्षित हुए, और अपने गीतों में उन्होंने उसका पूरा जौहर दिखाया। संगीत को काव्य के और काव्य को संगीत के अधिक निकट लाने का सबसे अधिक प्रयास निराला जी ने किया है। अब आप देख रहे हैं कि कितना क्लोज आपको याद रखना है, क्योंकि जब गीतों की बात की जाती है तो महादेवी वर्मा के गीत भी काफी फेमस है। अगर मान लीजिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल कई बार सर्वनामों का प्रयोग करते हैं, इनके, उनके, इनका जैसा, उनका जैसा, तो मान लीजिए इसमें निराला जी का नाम नहीं रहेगा तो आप लोग कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि महादेवी वर्मा का तो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अपने दिमाग में एकदम बैठा लेना है परीक्षा तक कि ये जो कथन कहा गया है कि इस ढंग की ओर निराला जी सबसे अधिक आकर्षित हुए, और अपने गीतों में उन्होंने उसका पूरा जौहर दिखाया है। संगीत को काव्य के और काव्य को संगीत के अधिक निकट लाने का सबसे अधिक प्रयास निराला जी ने किया है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये दो भागों में भी यहाँ से कोटेशन बन सकता है। तो उम्मीद है कि अब जब भी संगीत की बात आएगी, गीतों की बात आएगी, बंगला प्रभाव की बात आएगी, अंग्रेजी ढंग की नकल की बात आएगी, तो आपके दिमाग में तुरंत सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन आ जाएगा। आगे बात करते हैं, लिखते हैं कि एक तो खड़ी बोली, दूसरे स्वरों की घटती बढ़ती के साथ मात्राओं का स्वेच्छानुसार विभाग, इसके कारण गवैयों की जुबान को सख्त परेशानी होगी। यह बात निराला जी ने आप महसूस की है। ठीक है, अपने आप ही उन्होंने महसूस की कि एक तो खड़ी बोली है, दूसरी तरफ स्वरों की घटती बढ़ती मात्राओं के साथ स्वेच्छानुसार गवैयों की जुबान को सख्त क्या होगी, परेशानी होगी। वैसे भी खड़ी बोली को खरा अर्थ में लिया जाता है। आगे उदाहरण देते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि गीतिका में इनके ऐसे ही गीतों का संग्रह है जिसमें कवि का ध्यान संगीत की ओर अधिक है, अर्थ समन्वय की ओर कम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है ये। एक तो कृति के दृष्टिकोण से आप देखें, रचना के दृष्टिकोण से, तो गीतिका में गीतों का संग्रह है, और पूछा जा सकता है कि किस रचना में निराला जी की गीतों का संग्रह है, गीतिका हो गया। और यहाँ पर एक चीज और बताया जा रहा है कि इसमें कवि का ध्यान संगीत की ओर अधिक है, अर्थ समन्वय की ओर कम है। उदाहरण दिया गया, अभरण भर वरण गान, वन वन उपवन उपवन, जागा कवि खुले प्राण, मधुर निकर कलरव भर, गीत मुखर पिक प्रिय स्वर, मर शर हर केसर झर, मधुपूरित गंध ज्ञान। तो आप देख रहे हैं कि अगर इसका हम
संगीत के दृष्टिकोण से संगीतोच्चार करते तो ज़्यादा आप सभी को अच्छा लगता। हालाँकि मैंने बहुत ही खराब स्वर में इसको बोलने की कोशिश की, फिर भी आप लोग क्योंकि परीक्षाओं में जाना है, यहाँ पर इसको बहुत संगीतमय गाना नहीं है, तो चीज़ों को आप समझ रहे हैं कि जो भी यहाँ पर तुकबंदी की गई है, शब्दों का चयन किया गया है, उसमें ज़्यादातर कवि ने संगीत को ध्यान दिया है, ठीक है? इसमें अर्थ समन्वय कम है। आगे लिखते हैं कि जहाँ कवि ने अधिक या कुछ पेचीदे अर्थ रखने का प्रयास किया है, वहां पद योजना उस अर्थ को दूसरे तक पहुंचाने में प्रायः अशक्त या उदासीन पाई जाती है। गीतिका का यह गीत लीजिए, एक दूसरा उदाहरण और दे रहे हैं कि जहां भी कभी कुछ पेचीदे अर्थों को रखने का प्रयास किया है, वहां क्या हो गई है, उदासीनता और संप्रेषण की कमी हो जा रही है। तो एक उदाहरण और दे रहे हैं वो, कौन तम के पार रे कह, अखिल पल के स्रोत जल जग, गगन घन घन धार रे कह, गंध व्याकुल कुल उर्सर, लहर कच कर कमल मुख पर, हर्ष अलि हर अर्श स्पर्श सर, गुंज बारंबार रे कह, निशा प्रिय उर शयन सुख धन, सार या की असार रे कह। तो आप देख रहे हैं कि ये गीतिका की पंक्तियां ली गई हैं और इसमें कैसे उदासीनता दिखाई पड़ रही है और संप्रेषण की भी कमी हो रही है। आगे भी लिखते हैं कि इसमें आई हुई अखिल पल के स्रोत जल जग, हर्ष अलि हर स्पर्श सर, निशा प्रिय उर शयन सुख धन इत्यादि पदावलियों का जो अर्थ कवि को स्वयं समझना पड़ा है, वह उन पदावलियों से जबरदस्ती निकाला जान पड़ता है। जैसे हर्ष अलि हर स्पर्श सर, आनंद रूपी भौरा स्पर्श का चुभा तीर हर रहा है। यहाँ पर देखिए, हर्ष अलि हर स्पर्श सर आनंद, यहाँ पर इसका अर्थ हो गया भौरा रूपी स्पर्श का चुभा तीर हर रहा है। तीर के निकलने से भी एक प्रकार का स्पर्श होता है जो और सुखद होता है। तीर रूप का चुभा तीर है। निशा प्रिय उर शयन सुख धन, यानी निशा का प्रियतम के उर पर शयन। तो यहाँ पर अर्थ निकालने की कोशिश भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन पंक्तियों का किया है। आगे बात करते हैं हम, जो कि आप देखेंगे कि क्वेश्चन में आया हुआ है, ठीक है? अभी जिस क्वेश्चन के बारे में हमने बात किया था ऊपर में, वहां से इसको कोरिलेट कीजिए, आपको दिख जाएगा कि कैसे सवाल बना था। निराला जी पर बंग भाषा की काव्य शैली का प्रभाव है, ऑप्शन में था निराला जी पर बंग भाषा की काव्य शैली का प्रभाव समास में गुम्फित पदवल्लरी क्रियापद के लोप आदि में स्पष्ट झलकती है। लाक्षणिक वैलक्षण की प्रवृत्ति इनमें उतनी नहीं पाई जाती जितनी प्रसाद में। तो एक बार हम क्वेश्चन पे चलेंगे तो और चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, इस पर आधारित दो तरीके के क्वेश्चन आपको मिले थे। पहला तो मिल गया था कोटेशन के तौर पर कि निराला जी पर बंग भाषा की काव्य शैली का प्रभाव है, और पूरा कोटेशन ही उठा लिया गया। तो अब आप देख रहे हैं कि कैसे सवाल बन रहा है, पूरा कोटेशन उठा लिया गया। अब दूसरा जो क्वेश्चन बना अगले साल, वो इस तरीके से बन गया कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में रामचंद्र शुक्ल की स्थापनाएं हैं। तो आगे आप देखेंगे कि बहु वस्तु स्पर्शनी प्रतिभा ये है। देखिए, प्रशांत और पंत की तरह निराला में लाक्षणिक वैलक्षण की प्रवृत्ति है। इसको क्यों मैंने गलत कहा, क्योंकि ऊपर आप देख रहे हैं कि लिखा गया है कि लाक्षणिक वैलक्षण लाने की प्रवृत्ति इनमें उतनी नहीं पाई जाती जितनी प्रसाद और पंत में। तो यहाँ पर देखिए, नहीं शब्द से ही पूरा काम गड़बड़ हो गया है, और यहाँ पर इसलिए ये गलत हो गया। लिखा गया कि प्रसाद और पंत की तरह निराला में पाई जाती है, लेकिन क्या है, ऊपर बताया जा रहा है कि नहीं पाई जाती है। आगे आप देखेंगे कि निराला जी को सामाजिक बंधन पसंद थे, लेकिन आप देखेंगे कि जैसे वो मुक्त छंद की बात करते हैं, वैसे ही सामाजिक मुक्ति की भी बात करते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से ये भी क्या हो गया, ऑप्शन गलत हो गया। और अब कोटेशन में देखे ही कि निराला जी पर बंग भाषा की काव्य शैली का प्रभाव है, इसलिए सही हो गया। तो पूरा आंसर आपका ए और डी सही हो गया। तो आप देख रहे हैं कि कहां से क्वेश्चन कैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में अलग अलग कवियों से बन रहे हैं, ठीक है? अब आपको लग रहा होगा कि नहीं, मैंने जो भी समय दिया काफी अच्छा है। आगे आप देखेंगे कुछ और प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकते हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि सबसे अधिक विशेषता आपके पद्यों में चरणों की स्वच्छंद विषमता है। यह भी विकल्प में आ सकता है। कोई चरण बहुत लंबा, कोई चरण बहुत छोटा, कोई मझोला। देखकर ही बहुत से लोग रबर छंद, केचुआ छंद आदि कहने लगे थे। काफी इंपॉर्टेंट एक कथन है, हम वन लाइनर किताबों में पढ़ लेते हैं कि निराला जी की
रचनाओं को रबर छंद, केचुआ छंद इत्यादि कहा गया। क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया कि चरणों के स्वच्छंद इसमें विषमता है, कभी ये बहुत लंबा हो जाता है, कभी छोटा हो जाता है, कभी मझोला हो जाता है, इसीलिए इसको रबर कहा गया कि जितना आप खींचेंगे उतना ही होगा। केचुआ भी आप देखते हैं चलते हुए तो कभी सिकुड़ जाता है, कभी लंबा हो जाता है, कभी एकदम से गोल गोल हो जाता है, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहाँ से इन प्रतीकों को लिया है, और जो भी निराला की रचनाओं को रबर छंद, केचुआ छंद आदि कहा, वो चरणों की स्वच्छंद विषमता के कारण कहा है, ठीक है, पदों को खासतौर से। अब आपको समझ में आने लगा होगा। आगे बात करते हैं, बेमेल चरणों की विलक्षण आजमाइश इन्होंने सबसे अधिक की है। मान लीजिए एक कोटेशन आ जाता है कि बेमेल चरणों की विलक्षण आजमाइश इन्होंने सबसे अधिक की है, किसके संदर्भ में? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। तो आपको मशक्कत करनी पड़ जाएगी, लेकिन जितने भी विद्यार्थी यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो तुरंत बता देंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के संदर्भ में कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। एक कविता का उदाहरण दे रहे हूं। प्रगल्भ प्रेम नाम की कवि में अपनी प्रगल्भ प्रेम नाम की कविता में कवि ने अपनी प्रेयसी कल्पना व कविता का आह्वान करते हुए इन्होंने लिखा है कि आज नहीं है मुझे और कुछ चाह, अर्ध विकच इस हृदय कमल में आ तू, प्रिय छोड़ बंधन में छंदों की छोटी राह, गजगामिनी वह पथ तेरा, संकीर्ण कंटका किरण। ये कुछ पंक्तियां समझ में आपको आ रही होंगी, अर्थ भी समझ में आ रहा होगा कि आज नहीं है मुझे और कुछ चाह, अर्ध विकच इस हृदय कमल में आ तू, प्रिय छोड़ बंधन में छंदों की छोटी राह, गजगामिनी वह पथ तेरा, संकीर्ण कंटका किरण। ठीक है, आगे जो ऑप्शन में दिया गया था देखिए यहां पर आ गया कि बहुवस्तु स्पर्शनीय प्रतिभा निराला जी में है। एक कोटेशन और पूछा गया था शुरुआत में, जो पहला क्वेश्चन था उसी में, कि अज्ञात प्रिय की ओर इशारा करने के अतिरिक्त इन्होंने जगत के अनेक प्रस्तुत रूपों और व्यापारों को भी अपनी सरल भावनाओं के रंग में देखा है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन था इसी तरीके यही कोटेशन यहाँ पर उठा लिया गया था। ठीक है, तो अब इस तरीके कोटेशन आप देखेंगे तुरंत आपके दिमाग में आएगा कि ये तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अज्ञात प्रिय की ओर इशारा करने के अतिरिक्त इन्होंने जगत के अनेक प्रस्तुत रूपों और व्यापारों को भी अपनी सरल भावनाओं के रंग में देखा है। निराला के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है, और आप देख रहे हैं कि हुबहू ये हिंदी साहित्य का इतिहास से उठा लिया गया है। तो इसलिए ये किताब कितनी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए धीरे धीरे समझ में आने लगा होगा। आगे वे लिखते हैं कि विस्मृत को निध से जगाने वाले पुरातन के मलिन साज खंडहर से वे जिज्ञासा करते हैं, क्या तुम ढीले करते हो भव बंधन नर नारियों की, अथवा हो मलते कलेजा पड़े जरा जीर्ण निर्निमेष नयनों से, बाट जोहते हो तुम मृत्यु की अपनी संतानों से बूंद भर पानी को तरसते हुए। इसी प्रकार दिल्ली नाम की कविता में दिल्ली की भूमि पर दृष्टि डालते हुए, क्या यह वही देश है, कहकर कवि अतीत की कुछ इतिहास प्रसिद्ध बातों और व्यक्तियों को बड़ी सजीवता के साथ मन में लाता है। निस्तब्ध मीनार, मौन है मकबरे, भय में आशा को जहां मिलते थे समाचार, टपक पड़ता था जहां आंसुओं में सच्चा प्यार। ये दिल्ली नामक कविता से पंक्तियां ली गई हैं। आगे लिखते हैं कि यमुना को देखकर प्रतिभिज्ञा का जहां उदय हम इस रूप में पाते हैं, मधुर मधुकर मलय में यही गूंजी थी एक वह जो तान, कृष्ण घन अलक में कितने प्रेमियों का यहाँ पुलक समाया था। तो ये यमुना को देखकर कवि के मन में एक भाव जागृत हुआ है। आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि समाज में प्रचलित ढोंग का बड़ा चुभता दृश्य गोमती के किनारे कवि ने देखा, जहां एक पुजारी भगत ने बंदरों को तो मालपुआ खिलाया और एक कंगाल भिक्षु की ओर आंख उठाकर देखा तक नहीं। तो लिखते हैं निराला जी के बारे में फिर से आचार्य रामचंद्र शुक्ल कि जिस प्रकार निराला जी को छंद के बंधन अरुचिकर हैं, उसी प्रकार सामाजिक बंधन भी। यही कोटेशन परीक्षा में उठा लिया गया था और बताया गया कि सामाजिक बंधन के वो एक तरीके से समर्थक थे। एक बार फिर से हम कोटेशन देख लेते हैं, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि आप लोगों को पूरा क्लियर हो जाए कि हाँ कैसे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया कि निराला जी को सामाजिक बंधन पसंद थे। क्या हो गया? गलत हो गया। लिखा गया कि जैसे उनको छंद बंधन अरुचिकर थे, उसी तरीके से सामाजिक बंधन भी उनके लिए क्या था? अरुचिकर था। ठीक है, वो उसके
समर्थक नहीं थे। यहाँ पर देखिए कोटेशन दिया गया कि जिस प्रकार निराला जी को छंद के बंधन अरुचिकर हैं, उसी प्रकार सामाजिक बंधन भी। ठीक है, तो यहीं से वो प्रश्न बना था, कोटेशन उठा लिया गया था। आगे लिखते हैं कि इसी से सम्राट अष्टम एडवर्ड की प्रशस्ति लिखकर उन्होंने उन्हें एक वीर के रूप में सामने रखा, जिसने प्रेम के निमित्त साहस पूर्वक पद मर्यादा के सामाजिक बंधन को दूर फेंका है। अब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा सम्राट अष्टम एडवर्ड के बारे में। ठीक है, उनकी प्रशस्ति निराला ने लिखी है, तो ये हो सकता है परीक्षा में पूछ लिया जाए, इसलिए इसको नोट कर लीजिए। आगे बात करते हैं कि रहस्यवाद से संबंध रखने वाली निराला जी की रचनाएं आधुनिकता का वह रूप लेकर चलती हैं जिसका विकास बंगाल में हुआ। अब देखिए, जब भी गीतों की बात आती है, रहस्यवाद की बात आती है, तो महादेवी वर्मा भी आपके समानांतर दिमाग में आने लगती होंगी। लेकिन यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि रहस्यवाद से संबंध रखने वाली निराला जी की रचनाएं आध्यात्मिकता का वह रूप रंग लेकर चली हैं जिसका विकास बंगाल में हुआ। तो ये कोटेशन निराला जी के संदर्भ में। रचना के प्रारंभिक काल में इन्होंने स्वामी विवेकानंद और श्री रविंद्रनाथ ठाकुर की कुछ कविताओं के अनुवाद भी किए हैं। अद्वैतवाद के वेदांती स्वरूप को ग्रहण करने के कारण इनकी रहस्यात्मक रचनाओं में भारतीय दार्शनिक निरूपणों की झलक जगह जगह मिलती है। यह कोटेशन पूछा जा सकता है आपकी परीक्षा में, जो कहीं से कहीं, कि अद्वैतवाद के वेदांती स्वरूप को ग्रहण करने के कारण इनकी रहस्यात्मक रचनाओं में भारतीय दार्शनिक निरूपणों की झलक जगह जगह मिलती है। इन विशेषताओं को छोड़ दें तो इनकी रहस्यात्मक कविताएं उसी प्रकार माधुर्य भावना को लेकर चलती है जिस प्रकार और छायावादी कवियों की। तो ये भी इंपॉर्टेंट कथन है, दोनों कथन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपने दिमाग में रख लीजिए कि हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में निराला के संदर्भ में पढ़ी थी। आगे एक और कविता की चर्चा करते हैं जिसका नाम है रेखा। रेखा नाम की कविता में कवि ने प्रथम प्रेम के उदय का जो वर्णन किया है वह सर्वत्र एक ही चेतन सत्ता की अनुभूति के रूप में सामने आता है। यौवन के तीर पर प्रथम था आया जब स्रोत सौंदर्य का, वीचियों की कलरव सुख चुंबित प्रणय का, था मधुर आकर्षणमय मजन्नावेद मृदु फूटता सागर में, सब कुछ तो था असार अस्तु वह प्यार, सब चेतन जो देखता स्पर्श में अनुभव रोमांच, हर्ष रूप में परिचय खींचा उसी ने था हृदय, यह जड़ों में चेतन गतिकर्षण मिलता कहा। तो आप देख रहे हैं कि रेखा नाम की कविता में ये प्रथम प्रेम के बारे में वर्णन कवि ने किया है। तो इन पंक्तियों को ध्यान में रखिए, उस कविता का नाम भी ध्यान में रखिए। आगे जो महत्वपूर्ण बात बताई जा रही है वो है तुलसीदास। लिखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की तुलसीदास निराला जी की एक बड़ी रचना है। ध्यान में रखना है, तुलसीदास निराला जी की एक बड़ी रचना है जो अधिकांश अंतर्मुख प्रबंध के रूप में है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको बिल्कुल ध्यान में आपको रखना है। इस ग्रंथ में कवि ने जिस परिस्थिति में गोस्वामी जी उत्पन्न हुए उसका बहुत ही चटकीला और रंगीन वर्णन करके चित्रकूट की प्राकृतिक छटा के बीच किस प्रकार उन्हें आनंदमय सत्ता का बोध हुआ और नवजीवन प्रदान करने वाली गान की दिव्य प्रेरणा हुई, उसका अंतर्वृत्ति के आंदोलन रूप में वर्णन किया है। तुलसीदास किस तरीके का प्रबंध काव्य है, किसका है, निराला का है, कैसी रचना है, ये बड़ी रचनाओं में आती है। ठीक है, तो ये सारे शब्द आप देख सकते हैं कि विकल्पों में आप वाक्यों में, छोटे छोटे वाक्यों में देख सकते हैं। और इसमें गोस्वामी जी के उत्पन्न होने के समय की बड़ा चटकीला और रंगीन वर्णन किया गया जिससे कि चित्रकूट की प्राकृतिक छटा उभर कर सामने आती है। तो ये सारी चीजें आप तुलसीदास नामक रचना को ध्यान में रखते हुए जरूर रखिए, और इसका प्रकाशन वर्ष इत्यादि तो आप लोग याद कर लिए होंगे या फिर कर रहे होंगे। आगे बात करते हैं, लिखते हैं कि भविष्य का सुख स्वप्न आधुनिक यूरोप साहित्य की एक रूढ़ी है। जगत की जीर्ण और प्राचीन व्यवस्था के स्थान पर नूतन सुखमयी व्यवस्था के निकट होने के आभास का वर्णन निराला जी का उद्बोधन नाम की कविता में मिलता है। इसी प्रकार श्रमजीवियों के कष्टों की सहानुभूति लिए हुए जो लोकहितवाद का आंदोलन चला है उस पर भी निराला जी की दृष्टि गई है। वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, ये चर्चित कविता है, आप लोगों ने खूब पढ़ी होगी। आगे लिखते हैं कि इस प्रकार के रचनाओं में भाषा बोलचाल की पाई जाती है, पर निराला जी की भाषा अधिकतर संस्कृत की तत्सम पदावली में जड़ी हुई होती है
जिसका नमूना राम की शक्ति पूजा में मिलता है। जैसा पहले कह चुके हैं, इनकी भाषा में व्यवस्था की कमी प्राय रहती है, जिससे अर्थ या भाव व्यक्त करने में वह कहीं कहीं बहुत ढीली पड़ जाती है। तो ये दोनों कोटेशन बिल्कुल आप ध्यान में रखिए कि इनकी जो अधिकतर भाषा है वो संस्कृत की तत्सम पदावली से जुड़ी हुई है। राम की शक्ति पूजा इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। और इनकी भाषा में व्यवस्था की कमी पाई जाती है, मतलब कि व्याकरण के दृष्टिकोण से यहाँ पर देखने की कोशिश की गई है, और इसकी वजह से अर्थ या भाव व्यक्त करने में कहीं कहीं बहुत ढीली पड़ जाती है इनकी भाषा। तो ये दोनों कोटेशन आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है और निराला के संदर्भ में। तो उम्मीद है कि आप कम समय में महत्वपूर्ण कवि निराला के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या क्या लिखा है, और जो यूजीसी नेट की परीक्षाओं में कुछ क्वेश्चन पूछे गए उनके आधार पर भी हमने इसको दिखाने का प्रयास किया, आपको एक अलग तरीके से पढ़ाने का प्रयास किया। उम्मीद है कि ये टेक्निक्स आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट्स कर जरूर बताइएगा, क्योंकि आप तमाम किताबों को पढ़ लेंगे, इधर उधर भटकेंगे, आपका मन भी बेचैन होगा। लेकिन अब इस लेक्चर के बाद आपको लग रहा होगा कि नहीं, इस तरीके से ही पढ़ना है और ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट्स कर जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।